हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। और दोस्तों, हम लोगों ने एक मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो श्रृंखला शुरू की है, आज उसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोग जानते होंगे, बाबर और बाबरनामा। और बाबरनामा में भारत के बारे में क्या जानकारी दे रखी है, मैं उसके बारे में विशेष चर्चा करूंगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि आपके एग्जाम में राजनीतिक इतिहास ना के बराबर पूछा जाएगा। खासकर स्टेट PCS में तो पूछा भी जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन UPSC में राजनीतिक इतिहास का कोई भी चर्चा नहीं है। ठीक है ना। अब मेरा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। एवरीबॉडी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और सभी लोग आ जाइए। और आज का जो टॉपिक है, मध्यकालीन भारत में बाबर और बाबरनामा और उसमें भारत का इतिहास, भारत के बारे में जानकारी, उसको हम लोग शुरू करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना मैं दे देता हूं। UPSC IAS प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से स्टडी IQ सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहा है। आपको पता है 7 जून से शाम को 6 बजे 6 से 9 का एक बैच स्टार्ट करने जा रहा है, जिसकी फीस एक्चुअल में 30,500 है। और MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर आपको मात्र 18,999 रुपए आपको पे करने होंगे, जिसमें आप लोग ध्यान रखिएगा पूरे 15 महीने का कोर्स, रेगुलर क्लास, कंप्लीट GS प्री कम मेंस सब कुछ आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, ठीक है ना, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ इसमें है। अगर आप लोग रियली में 2024 का एग्जाम निकालना चाहते हैं नए पैटर्न पर, जो UPSC ने थोड़ा सा चेंज किया उस पैटर्न पर, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जरूर जुड़िए और MK लाइव कोड यूज करके और 18,999 रुपए में पूरे कोर्स को ज्वाइन करिए। ओके एवरीबॉडी, तो चलिए बैच नंबर 6 हमारा स्टार्ट हो रहा है। बस 2 दिन का समय और है, इसको आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा, बाबर, बाबरनामा और भारत के बारे में। ओके एवरीबॉडी, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम बाबर या बाबरनामा और भारत के बारे में क्यों पढ़ें। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जनरल और सामान्य किताबों में नहीं मिलती, और जब उन पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फिर हमको पता ही नहीं चलता कि यह क्वेश्चन पूछा कहां से गया है, क्योंकि सामान्य किताबों में कंटेंट कुछ नहीं मिलता है। और UPSC आप जानते हैं कि थोड़े से अपर लेवल की चीजों को पूछ रहा है, कंसेप्ट में घुस करके अंदर तक। इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज को खोल करके आपको बता दूं। आपको कुछ और करने की जरूरत ना बचे। बस मैं चाहता हूं कि क्लास में आप जुड़े रहें और आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करें। टारगेट बस यही है। इसलिए मैंने टॉपिक इस तरह से चुने हैं कि आप लोगों को एग्जाम में उनका बेनिफिट मिले। मैं देखिए किस्से कहानियां नहीं सुना रहा हूं, और आप लोग अपना कीमती समय मुझे इसलिए नहीं दे रहे कि मैं आपको किस्से, कहानियां, गप्पें, ठीक है ना, कमेंट और तमाम तरह के जोक्स ये सब मैं सुनाऊं। इसको सुनने के लिए तो बेटा पूरी जिंदगी पड़ी है। आप लोग सिर्फ सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन के बाद जब आप जोक और किस्से, कहानियां सुनेंगे ना और सुनाएंगे, तो सोचिएगा कि जो लोग नहीं भी सुनना चाहेंगे तो भी आपके जोक को सुनेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। अभी क्या है, लाइफ एंजॉय में है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, सिलेक्शन लीजिए। और सिलेक्शन कोई बहुत टफ नहीं है, बस पेशेंस के साथ टू द पॉइंट 1 साल की मेहनत है, जो मेरे साथ आप हमारी टीम के साथ कर लेंगे, आपका निकलना तय हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो स्टडी IQ का ये चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करें, सब लोग बैच को ज्वाइन करें और इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं 2-3 चीजों के बारे में चर्चा करूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। देखिए, एक तरफ मैं चर्चा करूंगा बाबर के बारे में और दूसरी तरफ चर्चा करूंगा बाबरनामा के बारे में। बाबरनामा, या जिसे हम
तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। इसके सभी पहलुओं की मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में। ओके एवरीबॉडी, इसके सभी पहलुओं की एक मैं चर्चा करूंगा। बाबरनामा, बाबर के बारे में जो आपको पढ़ना चाहिए उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। दो पहलू, एक उसका व्यक्तिगत जीवन, अगर थोड़ा बहुत कभी कभी स्टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है तो व्यक्तिगत जीवन के बारे में, और दूसरा उसने भारत पर आक्रमण किया था उसके बारे में। देखिए, पहलुओं को डिवाइड करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं दोस्तों। जिंदगी के बारे में सोचिए और उसके सेगमेंट डिवाइड करिए किसी भी चीज के, और फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए। चीजें इतनी आसान हो जाती हैं कि आप पूछिए मत, वरना इतना कंटेंट, इतनी सारी चीजें हैं कि सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक उसी तरीके से बाबरनामा है। बाबरनामा को भी हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक, बाबरनामा में सामान्य जानकारी के बारे में, सामान्य जो जानकारी है बाबरनामा के बारे में कि बाबरनामा क्या है, इसका ट्रांसलेशन किसने किया, कब कब किसने किसने किया, ठीक है ना, और मूलभूत चीजें उसमें क्या क्या दे रखी हैं वो। और एक जानकारी पढ़ेंगे हम भारत के संदर्भ में उसने क्या क्या कहा है इस पुस्तक में, भारत के संदर्भ में। इस तरह से हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। एवरीबॉडी ओके? समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके देख सकते हैं बाबर, एक तरफ बाबर और उसकी बाबरनामा और भारत के बारे में जानकारी। देखिए, मैंने डेट यहां पर लिख दी है, समझ लीजिएगा। डेट मैंने यहां जरूर लिखा जरूर है, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नहीं याद कर सकते मत कीजिए, क्योंकि यूपीएससी में डेट को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन जो पूछा जाएगा वो मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस टू द पॉइंट रजिस्टर लीजिए, नोट्स बनाइए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो सारी चीजें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ मुझे आता है, लेकिन इतना मैं जरूर है कि मैं सारी चीजें पढ़ करके आपको जो दे रहा हूं वो आसानी से नहीं मिलने वाली है। तो इसका फायदा उठाइए आप लोग। सिलेक्शन होगा, श्योर होगा। एक एक क्वेश्चन से इकट्ठा करने से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कहते हैं ना कि बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी तरीके से छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठी करते जाएंगे, आपका कंटेंट बहुत रिच होता चला जाएगा और पेपर पास होगा। बात समझे नहीं? तो चलिए, तो ये है इसका सेगमेंट है, और ये एक इमेज है जो कुछ इतिहासकारों ने 17वीं सदी में, ध्यान रखिएगा, 17वीं सदी में कुछ इतिहासकारों ने या कुछ चित्रकारों ने उस समय में ये पेंटिंग बनाई थी बाबर के बारे में, ठीक है ना। कुछ चित्रकारों ने बनाने की कोशिश की थी, वही पेंटिंग है, अभी की नहीं है, यह उसी समय की है, ठीक। और ये बाबर के बारे में, एक बाबर के बारे में एक चित्र मिला है, इमेज मिली है, बताया गया है कि बाबर का ये जो इन्वेजन है, दिखाया गया है कि बाबर आ रहा है, तो ये उस समय का है जिस समय बाबर ने अफगानिस्तान से भारत की ओर आक्रमण करने की कोशिश की थी। भारत की तरफ जब आ रहा था, उसी की पेंटिंग है ये। हालांकि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है, लेकिन इमेज रहेगी तो आसानी से चीजें समझ सकते हैं। और दूसरा जो चित्र है वो ये है बाबर के चलाए हुए सिक्के के बारे में। कौन से सिक्के थे, याद है? नहीं, बाबरी, कुछ और चीजें भी है। तो मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एक तो ये रहा। अब इसको हम लोग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में मूल जानकारी। जन्म कब हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि ये कहां पर था। एक जगह है अफगानिस्तान के इलाके में, ट्रांस अक्सियाना ऊपर का हिस्सा है, और ट्रांस अक्सियाना का ही एक छोटा सा क्षेत्र है फरगना। ये वहां का शासक है, बना था शासक मात्र 12 साल की उम्र में, ठीक है ना। इसके जो पिता हैं
वो भी आप अच्छे से जानते हैं, उमर शेख मिर्जा। मुझे ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस सुनिए। उमर शेख मिर्जा और माता हैं कुतलुग निगार। कुतलुग निगार, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कुतलुग निगार ये है आपके, ध्यान रखना, तैमूर के वंश के, तैमूर का 5वें वंशज हैं। और कुतलुग निगार चंगेज खानदान की 14वीं वंशज है। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन किसके कौन सा वंशज है। यह 5वां वंशज है पिता की तरफ से, माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज, यानी कि 2 महान खानदानों का खून। एक तरफ चंगेज, दूसरी तरफ तैमूर, दोनों का इसमें मिक्सअप है। मात्र 12 साल की उम्र में सोचिएगा शासक बना, 12 साल की उम्र में मात्र, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई उमर शेख मिर्जा की 94 में, तो 1494 में पिता की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद यह शासक बना। और मृत्यु कैसे हुई, तो एक्चुअली में बाबरनामा में बाबर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक दिन मिर्जा साहब छत पर होकर खड़े होकर के कबूतर चुगा रहे थे, और कबूतर चुगाते चुगाते वो ऊपर अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, क्योंकि छत पर खड़े होकर कबूतरों को हुरोर कर रहे थे, पीछे नीचे गिर गए, और गिर गए तो निकल गए। इस तरह से उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ये उसने बड़े मजाकिया अंदाज में सोची अपनी किताब में लिखा है। तो इसका मतलब है कि उसने अपनी किताब में एक एक चीज को, अच्छी या बुरी जैसी भी है, उसने जैसा देखा वैसा लिखने की कोशिश की है। ठीक है ना, मिर्जा साहब चाहो कबूतरों को उड़ाते उड़ाते अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। क्या बात है, सोचिए ये बात। ठीक, इसकी बात हो गई। तो अब सोचिए मात्र 12 साल का लड़का, उसके बाद उसके परिवार खानदान में उसके एक चाचा हैं अहमद शेख मिर्जा, उसने इन पर कंट्रोल करने की कोशिश की, इसलिए हमेशा उनसे लड़ाई रही, और यही एक कारण रहा कि अफगानिस्तान में संघर्ष बना रहा। अब ध्यान रखिएगा, हम लोगों को अफगानिस्तान में कौन कौन से राज्य जीते कौन कौन से नहीं जीते इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ना जानने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। बस इतना जानिए कि वो बहुत बुरी तरह से उस संघर्ष में उलझा हुआ था वहां पर, ध्यान रखिएगा। तो बाबर जो है अफगानिस्तान में बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ था। एक तो उसके अपने खानदान के लोग उसके दुश्मन थे, दूसरा चारों तरफ से बड़े बड़े साम्राज्यों से घिरा हुआ था। छोटा सा फरगना राज्य है, तो करे क्या, किसी तरीके से। बाद में इसने संघर्ष करते करते 1504 में, सोचिएगा, काबुल को जीता, काबुल को उसने जीत लिया। ठीक, 1504 में। उसके बाद 1511 में इसने समरकंद पर भी कब्जा कर लिया। 2 बड़े राज्य थे समरकंद, इनको भी जीत लिया। 2 बड़े क्षेत्र उसने अपने कब्जे में ले लिए और उनको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। और इसी समय से, ध्यान रखिएगा, मैं इससे ज्यादा वहां के बारे में बताना भी नहीं चाहता, जैसे ही उसने काबुल को जीता, समझ लेना, बाबरनामा में बाबर लिखता है कि जैसे ही मैंने काबुल को जीता था, उसके बाद मुझे भारत को जीतने की इच्छा होने लगी थी। मैं भारत के बारे में सोचने लगा था। क्वेश्चन बनता है कि उसने भारत के बारे में, भारत को जीतने के बारे में कब से सोचना शुरू किया, सोचिएगा। तो ये एक पॉइंट है काबुल विजय के बाद। सोचिए इसी समय से उसने भारत विजय के बारे में सोचना शुरू किया। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, भारत विजय। लेकिन वहां यहां यह भी लिखता है, भारत का मतलब यहां पर संपूर्ण भारत नहीं है। ध्यान रखना, उसने संपूर्ण भारत के बारे में नहीं कहा, संपूर्ण भारत नहीं, बल्कि किसको, पंजाब को जीतना था, उसी को वो भारत कहता है। और वो भारत को भारत नहीं कहता, ये भी ध्यान रखिएगा, वो उसे क्या कहता है,
हिंद कहता है। क्या कहता है? हिंद को जीतना है। और उसका हिंद का मतलब था पंजाब पर कंट्रोल करना, पंजाब को जीतना। बात समझे कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। यहां से सोचना शुरू किया। अब बात आती है कि यहां पर उसने भारत को जीतने के बारे में क्यों सोचा, कैसे सोचा, क्या किया उसने, बस यही हमको जानना है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, भारत को क्यों जीतना चाहता था। यह पॉइंट जिस दिन याद रहेगा समझ में आ जाएगा कि कब कब जीता उसने। ध्यान रखना एवरीबॉडी, ओके। भारत को क्यों जीतना चाहता था? पहला, धन की इच्छा। क्यों धन की इच्छा है? क्योंकि अफगानिस्तान में उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, चारों तरफ संघर्ष है, कुछ वहां पैदा होता नहीं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, अपने प्रशासनिक खर्चे के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। सोचिए, अपने कर्मचारी अधिकारियों को वेतन देने तक के लिए उसके पास पैसा नहीं था, इतनी बुरी स्थिति थी। इसलिए वो चाहता था कि मैं भारत को जीतूं। और वो कहता है कि भारत में इतना धन और संपत्ति है कि वो सोचिए कि वो सोच नहीं सकता, इतना सोना चांदी है। यानी कि भारत का सोना चांदी उससे आकर्षित कर रहा है। आकर्षण कर रहा है, का आकर्षण है। एक तो ये उसको वो जीतना चाहता था, ये बहुत बड़ा कारण था, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है उसका कि भारत की राजनीतिक स्थिति। भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। दिल्ली में इब्राहिम लोदी बैठा हुआ है, राजस्थान में राजपूताना है, ठीक है ना, पंजाब में दौलत खां लोदी है, और उत्तर में देखेंगे तो अफगान बैठे हुए हैं, और आपस में संघर्ष चल रहा है। तो सोचिएगा, और उसी समय सोचिए दौलत खां लोदी का बेटा दिलावर खां उसको बुलाने आता है कि चलिए आक्रमण करिए। सोचना। दूसरा, वो बाबरनामा में यह भी कहता है कि राणा सांगा का दूत भी मेरे पास आया था। हालांकि इसका कोई अन्य ऐतिहासिक स्रोत नहीं है, लेकिन बाबरनामा में कहता है कि उसका दूत मेरे पास आया था। तो ऐसे में जब कोई भी बुला रहा हो, आइए हम पर कब्जा कीजिए, तो क्यों ना जाए वो। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण है, पंजाब के क्षेत्र को वो अपना क्षेत्र मानता था। क्यों? क्योंकि उसके जो उसके पूर्वज थे उन्होंने उस क्षेत्र पर पहले कब्जा किया हुआ था। यानी कि पंजाब को वो अपना मानता था कि ये मेरा अपना है। पहले कभी यहां पर हमारा शासन था, हमारे क्षेत्र के लोग थे, चाहे वो तैमूर हो और चाहे चंगेज, इन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। ये हमारी परंपरा रही है, हमारा क्षेत्र रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि उसने इन क्षेत्रों को जीतने की कोशिश की। ओके, क्लियर हो गया? तो पहली बात कि भारत को क्यों जीतना चाहता था, ये 3 ऑप्शन है, बता दीजिए कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से कथन गलत हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ओके, अब ये नहीं है कि कब कौन सी चीजें कैसे कैसे हो रही हैं, वो भी होगा तो मैं वो भी बताऊंगा। अब ये रहा, ये दो, एक तरफ है बैटल ऑफ पानीपत का फोटो और दूसरी तरफ है आपका एक जैन मंदिर, यानी कि ग्वालियर के पास में ही एक जैन मंदिर है, जैन मठ है, उसको तोड़ते हुए सीन दिखाया गया है। ये पानीपत का है और ये जैन मंदिर का, जैन मठ का है, जो उसको तोड़ते हुए दिखाया गया है। ये उसके चित्रों में ही मिले हैं, सोचिएगा, कहीं और नहीं है। बाद में जाकर के इसके बाबरनामा का चित्रांकन हुआ अकबर के समय में, तो बहुत सारे चित्रकारों ने उस समय के सीन के हिसाब से इसको क्रिएट करके इसके चित्र बनाए। बाबरनामा का चित्रांकन हुआ है, उसी किताब के चित्र हैं ये। एवरीबॉडी ओके, समझ में आ गया? तो बात यह है कि उसने भारत की विजय कब कब और कैसे कैसे की। तो ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में उसने टोटल 5 आक्रमण किए थे।
कितने आक्रमण किए थे? 5। वो आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1 भेरा का आक्रमण, ठीक है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये दोनों तीसरे चौथे जो हैं, ये दूसरा फिर भेरा पर हुआ, ठीक है ना, तीसरा सियालकोट पर हुआ, चौथा फिर आपके बाजौर पर हुआ, बाजौर पर, ठीक, क्लियर है? 1519 और ये दोनों जो है 1520, 21 और 24 में ये रहे, सॉरी 1520, 21 और 24 में, यहां तक ये रहा, ठीक। यहीं पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, और वो ये है कि ये जो पहला आक्रमण हुआ है भेरा पर, इसी आक्रमण में उसने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। तोप खाने का प्रयोग, पहली बार बारूद का प्रयोग, पहली बार तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? भेरा के आक्रमण में। यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए कभी आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जाएंगे तो अंतिम आक्रमण जो है 5वां, वो मैं अलग से लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। अंतिम आक्रमण है पानीपत का। पानीपत 1526 में, और ये तो हम जानते हैं क्या हुआ था, ठीक है? तो इस चीज को समझ लीजिए, और यहीं पर अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पानीपत के युद्ध के बारे में वो खुद कहता है कि पानीपत का युद्ध कब कब कैसे कैसे हुआ। तो उसने कहा है कि ये जो आक्रमण है ये उसका 5वां आक्रमण है। कौन सा आक्रमण है? 5वां। पहली बात, इस आक्रमण के लिए उसके पास बुलावा आया था। बुलावा 2 लोगों ने कहा, बाबरनामा में बताया उसने कि 2 लोगों ने उसके पास बुलावा भेजा। एक दिलावर खां लोदी आया था, किसने भेजा था? दौलत खां लोदी ने, ये रहा। और दूसरा था राणा सांगा का दूत आया था। यह बाबरनामा में उसने कहा है, लेकिन राणा सांगा का दूत जो आया था इसके बारे में कोई अन्य स्रोत नहीं है, कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं है, लेकिन यह कंफर्म है हर जगह से, ठीक है ना। उसने कहा कि 1525 में मेरे पास आए थे। अब कहोगे इतनी सटीक जानकारी कैसे? आपको बता दें कि बाबर एक बहुत अच्छा प्रकृति का विशेषज्ञ है, समाज को देखने वाला एक अच्छा विशेषज्ञ है, और इतिहासकार भी है। अपनी जो किताब उसने बाबरनामा लिखी है वो ऐतिहासिक किताब भी है, साहित्यिक किताब भी है, और प्राकृतिक चीजों का वर्णन भी है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, बहुत अच्छे तरीके से उसने उसमें काम किया है, ठीक है ना। तो यह पानीपत का युद्ध है, कब हुआ? 20 अप्रैल 1526। और ये इस युद्ध के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका था मैं, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुई, लोदी मारा गया, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, इस युद्ध में उसने तोप खाने के लिए तुलगमा पद्धति का उपयोग किया। किसका? तुलगमा पद्धति, यानी एक अलग तरह की उसने टेक्निक अपनाई थी तोपों को चलाने के लिए, और उसके लिए उसने 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त किया था, मुस्तफा अली और उस्ताद अली। यानी तोप खाने के प्रमुख कौन हैं? मुस्तफा और उस्ताद अली। इनके अंडर में था पूरा का पूरा तोपखाना, जिसमें उसने काम चलाया था। क्लियर है एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट? ठीक है ना।
और इसी युद्ध के बाद हुमायूं ने, सोचिएगा, हुमायूं ने आगरा पर कब्जा कर लिया। जैसे ही इसको जीता तो उसने आगरा पर नियंत्रण कर लिया, इब्राहिम लोदी के मरने के बाद ही। और आगरा की रक्षा कर रहा था उस समय, सोचिए, आगरा की रक्षा कर रहा था ग्वालियर का राजा विक्रमजीत। ध्यान रखिएगा, विक्रमजीत, ये थे ग्वालियर के शासक। इब्राहिम लोदी की इनसे अच्छी मित्रता थी, अच्छी मित्रता थी, और अच्छी मित्रता होने की वजह से ही इब्राहिम लोदी के पूरे परिवार, पूरे खानदान की रक्षा करने की जिम्मेदारी विक्रमजीत पर थी। हुमायूं ने विक्रमजीत को हरा दिया और सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। और इसी विक्रमजीत के पास था कोहिनूर हीरा। ध्यान रखिएगा, यानी कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो कोहिनूर हीरा भारत में आया था, वो दिल्ली सल्तनत में रखा हुआ था। बाद में ये इब्राहिम लोदी के पास आया और इब्राहिम लोदी ने किसको सौंप दिया था? विक्रमजीत को, कि ये आप रखिएगा। इसने फिर ये कोहिनूर हीरा किसे दे दिया? हुमायूं को। और जब बाबर सारी चीजों को जीत करके आया तो आगरा में हुमायूं ने बाबर का स्वागत किया था और उसने गिफ्ट दिया, ये रहा कोहिनूर हीरा जो मैंने आपके लिए रखा है। तो बाबर ने उससे बाकायदा रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उसी को दे दिया कि बेटा ये तुम्हारी जीत है, तुम रखो इसको अपने पास। बात समझे नहीं? तो इस तरीके से हुमायूं के पास ही कोहिनूर हीरा बना रहा। और इसकी पूरी जानकारी किसमें है? बाबरनामा में, टोटल जानकारी। ठीक, क्लियर हो गया। और इसी के बाद देखेंगे तो सोचिए 1526 में पानीपत का युद्ध, फर्स्ट बैटल, 1527, 1528, 1529, ये 4 युद्ध हुए लगातार। हर साल एक युद्ध हुआ है। अगला है खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ में। सोचिए यहीं पर उसने जिहाद का नारा भी दिया था। किसका? जिहाद का नारा दिया। और उसने, सोचिए, बाबर ने अल-तमगा कर भी माफ कर दिया था, माफ किया। तमगा कर, अल-तमगा कर भी माफ कर दिया गया था। एक तरीके का जो कि उसके अपने राज्य में लगता था, उसी कर को उसने माफ कर दिया। कारण क्या था? राणा सांगा से लड़ने के लिए बाबर की सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी, डर की वजह से। क्योंकि राणा सांगा के बारे में कहा जाता था कि उसने 80 युद्ध किए हैं और उसके शरीर पर 80 घाव हैं, लेकिन वो कभी युद्ध हारा नहीं। तो ऐसे में सोचिए, ये वही कहानी उसी तरीके से जैसे कभी सिकंदर की सेना ने लड़ने से मना कर दिया था और वापस लौटी थी, लेकिन यहां पर बाबर की सेना ने भी राणा सांगा से लड़ने से मना कर दिया, वापस जाने को तैयार। लेकिन बाबर को पता था कि यहां से वापस जाएंगे तो सोचिएगा हमें फिर से वही पुरानी जिंदगी जीनी पड़ेगी, वही संघर्ष, वहीं पर इतना सारी कमियां, समस्याएं फिर देखनी पड़ेंगी। और वो हम यहां से छोड़ के जाना नहीं चाहते। जो इतना अच्छा मिला है उसको यहां से छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए वो किसी भी तरीके से यहां रहना चाहता था। बात समझना। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसीलिए उसने जिहाद का नारा दिया और उनको कर से मुक्त भी कर दिया। बोले तुम्हें कोई कर देने की जरूरत नहीं है। तब जाकर के वो लड़ने के लिए तैयार हुए। और फिर बाद में कंडीशन हुई, राणा सांगा इस युद्ध में हारा नहीं, घायल हो गया था, कैंप में ले जाया गया, वहां किसी ने उनको जहर दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनको किसी ने, अपनों ने ही किसी ने जहर दे दिया था। इस तरह से ये बाबर जीता था। ठीक, उसके बाद अगला युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का। और चंदेरी के शासक हैं मेदिनी राय। जब राणा सांगा जब हार गए तो बेचारे मेदिनी राय क्या करेंगे। और 1529 में यह हुआ घाघरा का युद्ध।
बैटल ऑफ घाघरा, और ये अफगानों से हुआ था, जो अफगान बचे रह गए थे उनसे हुआ, और अल्टीमेट इन सबको हरा करके उसने क्या कर लिया, अपना साम्राज्य बना लिया, दिल्ली में रह गए और मुगल शासन की स्थापना कर दी, और अंत में 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। और सोचिए, सबसे पहले उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में इसे काबुल ले गए और वहां आकर दफना दिया। देखेंगे तो ये देखिएगा, ये है बाबर और उसका बेटा हुमायूं। ये समझ लीजिए दोनों की मीटिंग हुई, किस तरह से मीटिंग हो रही है, ठीक है ना। और ये है उसकी, बाबर की अपनी कब्र काबुल में। एवरीबडी, इट इज ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो इस तरीके से उसने भारत पर कब्जा कर लिया और भारत से हमेशा के लिए चला भी गया। लेकिन एक लाइन कही जाती है कि वह बहुत अच्छा सेनापति था। ध्यान रखना, बाबर एक अच्छा सेनापति, एक अच्छा योद्धा, ध्यान रखिएगा, और एक अच्छा पिता भी था। लेकिन वह साम्राज्य निर्माता नहीं था। ये लीजिए, वह साम्राज्य निर्माता नहीं था। साम्राज्य को जीत करके तो चला गया, लेकिन निर्माण कभी नहीं कर पाया, क्योंकि उसके साथ ही मर गया। सेम यही अफगानिस्तान में हुआ, वहां भी नहीं छोड़ पाया, कुछ नहीं कर पाया, वहां से भाग करके भारत पर आक्रमण करने पड़े, वहां का साम्राज्य उसने छोड़ दिया। जिसको जीतना है जीतो, हम तो यहीं रहेंगे भाई। इस तरीके से वो यहीं के यहीं पर रह गया। ओके, क्लियर। तो ये है आपका बाबर के, और बाबर के संदर्भ में जितनी भी जानकारी है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग इसके आगे, बाबरनामा उर्फ तुझके बाबरी, और भारत के बारे में इसके क्या क्या जानकारी है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ये बाबरनामा में कुछ चित्र बनाए गए हैं, जानवरों के चित्र, पेड़ पौधों के चित्र। देखिए, अजीब गरीब जो जानवर बनाए गए हैं, मगरमच्छ टाइप का बनाए गए हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधे हैं, ये सब चित्र बनाए गए हैं जो उसने वर्णन किया है उसी के अनुसार। खुद भी अपने बहुत कई सारे चित्रकारों के बारे में जानकारी दी है। वो जानता था कौन कौन से चित्रकार हैं और कौन कौन से चित्रकार नहीं है, और उनसे कुछ कुछ चित्र उसने बनवाए थे, ध्यान रखना। लेकिन किताब उसने अच्छी लिखी, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखिए, पहली बात, तुझके बाबरी ये चगताई तुर्की में लिखी गई किताब है। चगताई तुर्की अपनी लोकल तुर्की भाषा है उसकी, ठीक है ना। दूसरी खास बात यह है कि यह पद्य भी है, पद्य, यह साहित्य भी है, और साथ के साथ इतिहास की किताब भी है, यानी ऐतिहासिक जानकारी भी है, सारी चीजें भी हैं इसमें। क्लियर हो गया ये जानकारी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये 3 चरणों में लिखी गई है, 3 चरणों में लिखी गई थी, क्योंकि बीच बीच में कई बार ऐसा दौर आया जब ये अपने साम्राज्य से बाहर रहा, युद्ध के मैदान में रहा कई कई सालों तक, तो उस समय ये कुछ नहीं लिख पाया, कुछ नहीं बता पाया। तो ऐसे में वहां पर वो थोड़ा सा गैप है, यानी कि पहली जानकारी मिलती है 1508 से लेकर के 1519 तक की जानकारी मिलती है इसमें, यानी यहां से लेकर के यहां तक इसने लिखा। फिर 1520 से लेकर के सोचिए कि वो 25 तक जानकारी लिखता है, यानी कि जब से उसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया तब तक, और कब कब उसने कौन कौन से दूत आए उसकी जानकारी है। लेकिन पानीपत युद्ध के बारे में लिखा, उसके बाद फिर गायब, उसके बाद फिर कुछ नहीं लिखा। पानीपत युद्ध के बाद में, पानीपत के युद्ध तक की जानकारी है, उसके बाद कोई जानकारी नहीं। और फिर लिखा है 1529 से लेकर के 30 तक, 1 साल का इतिहास, बस इतना उसने लिखा है, ठीक। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा, इसका फारसी में अनुवाद किया गया,
किसमें? फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया। किसने अनुवाद किया, ये नोट कर लीजिएगा आप। साधारण किताबों में एक दो के बारे में जानकारी दे रखी है, लेकिन सीक्वेंस पूछ लिया गया या 4 नाम या 3 नाम पूछ लिए गए तो हो सकता है कि आसान क्वेश्चन भी आपसे गायब हो जाए। और ये कल्चरल क्वेश्चन है, यहां से आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। एवरीबॉडी बात समझ रहे नहीं? अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से समझिएगा। पहले जो अनुवाद लिखा किया था फारसी में, इसी के समय में जैना खां ने लिखा था, किया था। जैना खां इसी के समय में। दूसरा अनुवाद किया पाइंदा खां ने, पाइंदा खां ने, और यह लिखा था हुमायूं के समय में, हुमायूं के समय में। ठीक है। तीसरा अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने, रहीम खान खाना ने, अकबर के समय में। ध्यान रखिएगा, किसके समय में? अब्दुल रहीम खान खाना के समय ने, अकबर के समय में। और जो चौथा है वो किया था अबू तालिम तुर्बती ने, अबू तालिम तुर्बती। ये 4 अनुवाद हुए हैं, वो भी ये शाहजहां के समय में हुआ है, शाहजहां के समय में। तो ये चारों सीक्वेंस हैं, चारों को याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है यहां से प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ओके। और मुख्य परीक्षा में तो आप क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं कि भारत के संदर्भ में तुझके बाबरी में जो ऐतिहासिक वर्णन किया गया है उस पर एक टिप्पणी लिखिए। यह कभी भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, जीएस में, ऑप्शनल में भी आ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलिए अब इसके साथ देखिए कि इसमें और क्या क्या दे रखा है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, इसमें उसने अपनी अच्छी बातें सभी लिखी हैं, अच्छी बातें। अपनी जो कमियां हैं उनको भी बताया है, जो गलत बातें हैं उनको भी चर्चा की है। यानी कि उसने कुछ भी छुपाया नहीं है, सब कुछ लिखा है। ठीक है ना? विशेषकर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यहां से ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में उसने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और ध्यान रखिएगा प्राकृतिक, सभी चीजों के बारे में खुल के लिखा उसने, खुल के, प्रॉपर तरीके से। ध्यान रखिएगा। ओके। क्या क्या लिखा? सामाजिक जीवन के बारे में लिखा है उसने, यहां के बारे में, यहां के लोगों का रहन सहन, वस्त्र आभूषण के बारे में, वस्त्र आभूषण, ध्यान रखना, रहन सहन, यहां का खाना पीना, यहां के लोग, इन सब के बारे में उसने लिखा। ठीक है ना? धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति के बारे में भी लिखा। ठीक है ना? आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी दी कि यहां के लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यहां की यानी कि कृषि। ठीक है ना? यहां की जलवायु से के बारे में भी जानकारी, उद्योग धंधों के बारे में जानकारी, धन संपदा के बारे में जानकारी, इन सब के बारे में। प्राकृतिक में जलवायु, पशु पक्षी, ध्यान रखिएगा, इन सब के बारे में उसने लिखा है। फल फूल, कौन से फल मिलते हैं, फूल कौन से मिलते हैं, इन सब के बारे में उसने जानकारी लिखी है। और राजनीतिक स्तर पर ध्यान रखिएगा, उसने 2 चीजों के बारे में विशेष तौर पर लिखा है। एक 5 मुस्लिम बादशाहों के बारे में, मुस्लिम शासक, और 2 हिंदू शासकों के बारे में जानकारी दी है। ध्यान रखना, यहां पर उसने सुल्तान शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मुस्लिम शासकों के लिए ध्यान रखिएगा, मुस्लिम शासकों के लिए उसने बादशाह शब्द इस्तेमाल किया है। बादशाह यानी 5 बादशाह हैं मुस्लिम भारत में जो यहां पर शासन कर रहे हैं, लेकिन 2 हिंदू काफिर शासक भी हैं। सोचिए कि हिंदू शासकों के लिए
क्या वर्ड यूज किया है? काफिर, कि यहां पर दो काफिर शासक हैं। और वो दोनों कौन कौन थे? और कहा था कि ये दो सबसे महान हैं। कौन कौन थे दो? एक राणा सांगा, जिनसे वो उसकी सेना खुद डरती थी, और दूसरा था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर का, ये रहा कृष्णदेव राय विजयनगर के। दो शासकों के बारे में जानकारी दे रखी है। एवरीबॉडी इट इज ओके? क्लियर हो गया? अब इसने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे किया है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके साथ साथ में अब उसने क्या क्या कहा, एक एक करके उसको सुनते जाइए, आपको अच्छा लगेगा कि ये कह क्या रहा है। देखिए, ये कहता है कि भारत में, एक एक करके पॉइंट, भारत में सोने चांदी की बड़ी मात्रा है, बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा कि सोचिए कि भारत के अलावा अन्य लोग उसकी गणना करना भी नहीं जानते। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब वो कहता है कि भारत के लोगों की जो सोने चांदी की गणना पद्धति है, गणना पद्धति बहुत अच्छी है। वो कहता है कि भारत के लोगों की गणना पद्धति बहुत अच्छी है। कैसे? वो कहता है 100,000 को क्या कहते हैं? 1 लाख। वो सब बताता है। 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं। 100 करोड़ को क्या कहते हैं? 1 अरब। 100 अरब को 1 खरब कहते हैं। अब इसके आगे सोचिए कितना ज्यादा होता होगा। अगर इसका मतलब है इतनी संपत्ति है तभी तो गणना करना जानते हैं, वरना संपत्ति नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगी तो गणना करना कहां से जानेंगे। अब सोचिए 100 खरब का मतलब क्या होता है? 1 नील। 100 नील के बराबर होता है 1 शंख, 1 पदम। सोचिएगा, और 100 पदम का मतलब होता है 1 शंख। ये गणना करने की पद्धति और इसकी जानकारी किसने दी है? बाबर ने। बात क्लियर? समझ में आ गया? मैं इसी तरह से थोड़ी थोड़ी चीजें आपको डिस्कस करता चल रहा हूं, समझ लीजिए कि ये गणना करना जानता है। ठीक है ना? और क्या कहता है वो भारत के बारे में, यहीं पर समझिएगा, यहीं पर देखिएगा क्या कहता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि भारत यानी कि हिंद का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत का, बहुत ज्यादा। ठीक है ना? इसके अलावा अब वो कहता है यहां पर कि भारत के जो लोग हैं, लोग सुंदर और आकर्षक नहीं है। यानी यहां के लोग सुंदर और आकर्षक नहीं हैं। और स्वाभाविक सी बात है, यहां गर्मी पड़ती है, लोगों के पास संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है, जिनके पास है बहुत है, बाकी अन्य नहीं है। यहां के क्लाइमेट और यहां की ब्रीड के हिसाब से देख सकते हैं, थोड़ा सा सांवलापन और तमाम सारी चीजें हैं। ठीक है ना? दूसरा, यहां का खाना अच्छा नहीं है। यहां का खाना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे अंगूर नहीं मिलते, तरबूज नहीं मिलते, नहाने के लिए हमाम नहीं है। ठीक है ना? और भी कई सारी चीजें हैं। तो अंगूर के बारे में कहता है, अंगूर हैं, तरबूज हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते। कहता है कि यहां के जो लोग हैं वो नग्न रहते हैं। किसान, खासकर किसान हैं, वो क्या रहते हैं? नग्न, यानी खाली लंगोट पहने रहते हैं, बस ऊपर कुछ में ही नहीं पहनते, खाली लंगोट पहने रहते हैं। ठीक है ना? अब यहीं पर प्रकृति के बारे में क्या कहता है? प्रकृति के बारे में कहता है कि पहली बार, सोचिए, हाथी देखा था, यहीं पर पहली बार हाथी देखा, उससे पहले हाथी नहीं देखा इसने। ठीक है ना?
यहीं पर उसने मोर के बारे में जानकारी दी है कि मोर बहुत अच्छा पंछी है। पंछी है, बहुत अच्छा पंछी है, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है ना। यही बताता है कि यहां पर उसका जो मुख्य फल है वो आम है। सबसे अच्छा जो फल है वो यहां पर कौन है? आम है। ये सब चीजों के बारे में जानकारी देता है। इस तरह से उसने सारी चीजों के बारे में जानकारी दी। तो राजनीतिक हिसाब से उसने देखिए पानीपत युद्ध का वर्णन किया। बात समझना, 5 मुस्लिम राजा और 2 हिंदू राजाओं के बारे में जानकारी दी है कि नहीं? ये सारी चीजें। बाकी उसने सामाजिक स्तर पर यहां के लोगों के बारे में जानकारी दी, खान पीने से लेकर तमाम सारी चीजों के बारे में। प्रकृति के बारे में देख लीजिए, यहां पर क्या कहा है कि यहां पर कहा है कि यहां की जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु सबसे अच्छी मानी जाती है। क्योंकि अफगानिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा बारिश होती भी नहीं है, ठीक है ना। ठंड पड़ती है, बारिश भी होगी, थोड़ी बहुत होगी, तो उससे होता क्या है, और वहां हरियाली ज्यादा है नहीं। जहां पर हरियाली हो, चारों तरफ पेड़ पौधे हो, हरा भरा वातावरण हो, नदियां बहती हो, वहां पर बारिश हो रही हो, तो कितना सुंदर नजारा होगा, आप सोच सकते हैं कितना सुंदर नजारा होगा। तो इस तरीके से उसने भारत के बारे में पूरी जानकारी यहां पर देखी है। क्लियर है एवरीबॉडी? तो ये है कंसेप्ट। और बाद में ध्यान रखिएगा, एक चीज और समझ लीजिएगा कि बाबरनामा, जिसे हम तुझके बाबरी भी कहते हैं, इसका जो चित्रांकन हुआ है, ध्यान रखना, चित्रांकन अकबर के समय में हुआ, ठीक है ना। और किया किसने था? 2 लोग हैं, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। इन दोनों ने इसका चित्रांकन किया, बहुत सारे चित्र इन लोगों ने बना के दिए। एवरीबॉडी ओके? क्लियर? तो यह है आपका कंसेप्ट जो मैंने आपके वर्णन किया कि किस तरीके से बाबरनामा में भारत का हिस्सा, भारत की जानकारी जो दे रखी है, ये मैंने आपको डिस्कस किया है। और मैंने उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश की है जो सामान्य तौर पर आपके पुस्तकों में नहीं मिलती, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है। ओके? इसी तरीके से कल हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं भी बहुत ही एक अलग तरह का किस्म का शासक रहा है, बहुत अच्छा भी है, कुछ उसमें कमियां भी हैं। उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्या किया, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके? पूरा डिटेल में कि बाबा हुमायूं के समय में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन कौन समस्याएं। ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।